बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे जी। आफ्टर ऑल आज असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर है फ़ेज़ 1 का 100 नंबर का एमसीक्यूज़ पेपर वो हो गया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैंडिडेट्स प्रॉस्पेक्टिव क्या है, कि ये पेपर किस तर्ज का था, और उसके बाद इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, और तीसरा जो है वो ये है कि इसकी नेक्स्ट फेज़ कब होगी। तो इसके ऊपर बात करते हैं। वैसे ओवरऑल ये वीक बड़ा एंटरटेनिंग रहा है। इसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ चल रही है ओडीआई, उसके अंदर विराट कोहली ने कंसेक्टिव 2 सेंचुरीज़ बनाई। और उसके बाद जो एशेज़ सीरीज़ चल रही है उसके अंदर जो रूट की जो 40वीं टेस्ट सेंचुरी थी उसने मज़ा दोबाला कर दिया। तो उसके अंदर जो तीसरी चीज़ अब ऐड हो गई है वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के पेपर के हवाले से जो बच्चों का फीडबैक था उसने उसके अंदर बहुत मतलब इजाफा कर दिया उस पूरे के पूरे वीक के अंदर जो मज़ा था उसको। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आ जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद पेपर नहीं दिया, हमारे पास मुख्तलिफ जो हमारे मॉक टेस्ट में जो कैंडिडेट्स थे या हमारा ओवरऑल जो सेशंस रहे हैं उनके अंदर जो बच्चे तैयारी करते रहे हैं, उनका जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ रखता हूँ। उनके बकौल ये था कि ये पेपर इजी था। अब उसकी 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं कि कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ था खुद को, पहली रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपने टारगेट ओरिएंटेड तैयारी की थी, कि जो इम्तिहान की रिक्वायरमेंट थी आपने उसके मुताबिक पढ़ लिया। और तीसरा ये है कि हो सकता है ये आपका लकी डे हो और उस दिन वो जो नेचर की सारी चीज़ें हैं यूनिवर्स की वो आपके साथ मिल गई हैं और आपके लिए उन्होंने राह हमवार कर ली है। तो अब कैंडिडेट्स के बकौल ये है कि ये पेपर आसान था और मुख्तलिफ। अच्छा, जो मेरा कंसर्न होता है हमेशा, वो मेरी कंसर्न ये होता है कि मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तकरीबन पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो मॉक टेस्ट थे या ओवरऑल जो हमारे सेशंस थे, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स ने इसमें हमारे पास जो इनरोल हुए हैं उनके अंदर पेपर दिया है। तो तकरीबन काफ़ी सारे बच्चों से जो मुख्तलिफ एरियाज़ के थे उनसे मैंने ये पूछा कि जो कैंडिडेट की प्रेजेंस या अब्सेंट रेशो जो थी वो क्या थी। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। उनमें से अक्सर बच्चों ने ये कहा है कि हमारे पास जो अब्सेंट रेशो थी वो बहुत ज़्यादा थी। मीन कंपैरेटिवली जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी निस्बत इसके अंदर अब्सेंट रेशो ज़्यादा थी। अब ये हो सकता है ये स्मॉल सैंपल भी हो कि मैंने 8 से 10 लोगों, जो मुख्तलिफ लोग थे केपी से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पाक और पंजाब के भी मुख्तलिफ हिस्सों से, और उनसे मैंने पूछा है, शायद इसलिए स्मॉल सैंपल हो सकता है। बट उन्होंने मुझे ये कहा है कि जी हमारे पास जो हमारे सेंटर्स पर या उन रूम्स के अंदर जहाँ पर वो बैठे रहे हैं, तो जो खाली कुर्सियाँ थी उनकी भी काफ़ी तादाद थी। तो इसको भी मद्देनज़र रखना होता है कि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उनके अंदर ना हिम्मत होती है तैयारी करने की, ना वो तैयारी करते हैं। खामखा में अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज़, अपने पैसे ज़ाया करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो कोई और काम करें, इन चक्करों में ना पड़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये पेपर जो एक फ़ेज़ 1 था। एक तो ये था कि 60 नंबर जो हैं इसके पासिंग नंबर रखे गए हैं। अब मिनिमम तो 60 नंबर आपने लेने हैं पास होने के लिए, लेकिन इसमें है शॉर्ट लिस्टिंग। अब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए डे फर्स्ट से जो मेरा ज़ाती तौर पर तज्ज़िया था कि आपको 70 टू 75 नंबर एटलीस्ट स्कोर करने पड़ेंगे। आपको इससे ऊपर जाएंगे तो बहुत सेफ जोन के अंदर होंगे। फिर भी आपको अगर सेफ जोन के अंदर रहना पड़ेगा तो आपको 70 प्लस, मीन 75 तक हर सूरत में आपको नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इसमें काफ़ी सारा एज मिलता है और आराम से जो आपका मेरिट होता है वो 75 प्लस चला जाता है। अब आप में से वो लोग, ये मेरा मतलब तज्ज़िया है, मैं पेपर क्योंकि मैंने नहीं दिया, मैंने सवाल देखे हैं जो हमारे कैंडिडेट्स ने शेयर किए हुए थे। तो उसकी बेस पर भी मुझे लग रहा था कि शायद अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि थोड़े सवाल शेयर होते हैं, अब 100 में से फ़र्ज़ करो आपने को 50 नंबर का पेपर देख लिया है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो सारा पेपर आसान होता है। मुश्किल सवाल बाज़ औक़ात शेयर नहीं होते या कैंडिडेट्स को याद नहीं होते। बट ओवरऑल पेपर की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि 75 से ज़्यादा नंबर वाले जो बच्चे होंगे, वो अगली फ़ेज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएँगे।
अब अगली फेज़ जो है उसके अंदर क्या होगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कब है कि इसका रिज़ल्ट आएगा और इसकी अगली फेज़। अच्छा, अब ये है कि इसकी जो अगली फ़ेज़ के अंदर आप लोगों को 10 इंग्लिश के टॉपिक्स दिए जाएँगे एसेज़ के, और आपने 100 नंबर का इंग्लिश एसे लिखना होगा, इंक्लूडिंग उसमें आपकी आउटलाइन भी शामिल होगी, और उन 10 टॉपिक्स पर 1600-1700 वर्ड्स मिनिमम आपने ऐसे लिखना होगा। सो जो 10 टॉपिक्स हो गए, तो इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा होगी टॉपिक्स की। आप अगर कोई से भी 5-7 टॉपिक्स तैयार करके गए हुए होंगे, तो उससे मिलता-जुलता ज़रूर कोई ऐसे आ सकता है। अब ये है कि अब जो इंग्लिश ऐसे की तैयारी के लिए वो उम्मीदवार जिनके 75 या 75 से ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, उन्हें ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी, बहुत कम्पेटिटिव नौकरी है। मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा किसी ने भी बात नहीं की होगी इस सीट के ऊपर। तो सो बार-बार वो चीज़ें दोहराना कि इसकी तनख़्वाह कितनी है, गाड़ी है, प्रोटोकॉल है, प्रमोशन है, हट्टो-बच्चो है, मतलब ये सारी प्रमोशंस के साथ-साथ अच्छी पीआर वाली जॉब होना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है आपकी जॉब हो रही है, और आपकी तनख्वाह के साथ-साथ आपके जो अलाउंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हर हवाले से एक करियर लीडिंग अपॉर्च्युनिटी है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना एमसीक्यूज़ पेपर तैयार किया था, उन्हें अपने इंग्लिश ऐसे की तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि ये को बहुत ज़्यादा देर से पेपर होने वाला है, नहीं। अच्छा, इसका जो रिज़ल्ट है वो शायद इस तरह तो अनाउंस नहीं होगा कि ये लोग पास हैं और ये लोग फेल हैं। शायद इस तरीके से अनाउंस ना हो। मुझे लगता है कि सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो लिस्ट है वो आज जैसे 6 दिसंबर है, मुझे लगता है कि शायद 31 दिसंबर से पहले-पहले उन लोगों की लिस्ट आवेज़ा कर दी जाएगी, और उन्हें बता दिया जाएगा कि जो नेक्स्ट फ़ेज़ आप लोगों की कब हो सकती है। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो जॉब है, इसकी बहुत नीड है, मतलब महकमे को या इंस्टीट्यूशन को, तो वो चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्दी हो। उन्होंने पहले भी 2 दफ़ा प्लान किया। 14 सितंबर को भी प्लान हुआ, फिर 6 नवंबर को भी प्लान हुआ, और फिर जाके 6 दिसंबर को हुआ, क्योंकि दरमियान में बाई इलेक्शंस आ गए पूरे पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से इसका 6 दिसंबर को पेपर हुआ, और अगली फ़ेज़ अब ज़्यादा दूर नहीं होगी। जैसे ही उनकी ये जो स्क्रीनिंग हो जाएगी, उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा वो यही दिसंबर का महीना लगाएँगे, 31 दिसंबर तक। तो मुझे लगता है जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम बता देने हैं, और उन्हें बता देना है कि आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा। मतलब फ़ेज़ 2 जिसे हम कहते हैं। तो फ़ेज़ 2 के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। इस पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इसका मेरिट कैसे बनेगा? इसका मेरिट ऐसे बनेगा कि आप लोगों के इंटरव्यू के नंबर होंगे, आप लोगों के रिटन दोनों पेपर्स के नंबर होंगे, जिसमें आपका एमसीक्यूज़ पेपर होगा, इंग्लिश ऐसे होगा। इन तीनों चीज़ों को मिला के फिर आप लोगों का फाइनल मेरिट बनेगा। तो आप में से जिसके भी इस पेपर में ज़्यादा नंबर होंगे, यकीनन उसे इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा और एज मिलेगा। दूसरा, आप में से जिन लोगों ने हायर क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई है, लाइक इन्होंने एमफ़िल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो उन लोगों को तो वैसे ही इसके ऊपर ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ऑर्गेनाइज़ेशंस को, इस तर्ज़ के ऑर्गेनाइज़ेशंस को अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, जिनका जो एनालिटिकल या जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, तो ऑर्गेनाइज़ेशनल उन्हें ज़रूर सपोर्ट करती हैं। तो प्लीज़ आप में से वो लोग जिन्होंने आज का पेपर दे दिया है, वो अपने अगले एसे की तैयारी शुरू कर दें। इसी तरह जैसे इनका जो फर्स्ट फ़ेज़ अगर 14 सितंबर को हो जाता, तो अभी तक इन लोगों की रिक्रूटमेंट भी तकरीबन हो चुकी होती, जिस तरीके से वो काम करना चाह रहे थे। तो अगली फ़ेज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। अगली फ़ेज़ के लिए टाइम वेस्ट मत करें। आज से ही अपने 8 से 10 टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट करें, और उनके ऊपर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करें। हर टॉपिक के ऊपर 2-2 दफ़ा ऐसे लिखें, और उसके बाद इंशाल्लाह आप जब पेपर देने के लिए जाएँगे, तो आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा। तो तमाम दोस्तों के लिए बेस्ट विशेज़। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया, तो मैं उन्हें एडवाइस करूँगा और उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने पेपर नहीं देना होता, तो फिर इतनी ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, फ़ीस होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कॉपीज़ करवा के भेजने होते हैं, तो उन सारी ख्वारियों से बच जाया करें। आप लोगों ने पेपर नहीं देना होता क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ना होता, तो फिर इन चक्करों में मत पड़ा करें। खुद को भी परेशान करते हैं और
यकीनन घर वाले भी आपके परेशान होते होंगे कि इतने शौक से आपने अप्लाई किया और आपने अपने पेपर नहीं दिया। तो पेपर देना चाहिए। पास या फेल होना ये और बात होती है। जब आप पेपर में बैठ जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बहुत शुक्रिया।